के उसमें ये कहा था कि गुड गवर्नेंस वगैरह ये सारे रीजन दिए थे, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डलवानी थी, इस वजह से डिसीजन लिया गया था। तो इधर ये प्रपोजल दिया जाता और इसके 2 साल बाद यानी कि 19 जुलाई 1905 को ये पार्टीशन का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है कि अब बंगाल जो है इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और उस टाइम का बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, उसमें आज की डेट का बिहार, ओडिशा, आसाम ये सारा आता था और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम फूट पड़ी थी उसका असर आज की डेट तक आपको दिखेगा। ये जो डिवाइड हुआ था इसमें बहुत सारे इशू थे, बंगाली ही बंगाल के अंदर माइनॉरिटी बन गए थे, तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो 19 जुलाई को बंगाल का ये जो डिवाइड है इसको अनाउंस किया जाता है। बंगाल के अंदर भीड़ और मीटिंग होना सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अब इसका हमें जवाब देना होगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो अंग्रेजों की जान है ये प्रॉफिट में है और हम इसी पे ही अटैक करेंगे, इनके सामान को बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट जो होंगे इंडिया के अंदर जो खुद इंडियंस बनाते हैं सिर्फ वही यूज करेंगे। और ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया इसको नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। मेनली इसमें मैनचेस्टर से जो कपड़े आते थे उसको टारगेट किया गया था और इसके अगेंस्ट में जाके लोग गंगा जी के पास इकट्ठा होते हैं, वहां पे एक साथ नहाते हैं और निकलते टाइम ही वो लोग गाना गाते हैं वंदे मातरम। ये सॉन्ग उसी दिन थीम सॉन्ग बन गया था इस मूवमेंट का। इसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बांग्ला ये लिखा था। अभी भी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो यही है और अभी भी जो आप देखते हो कि ये जो नेता वगैरह हैं ये जो खादी वगैरह पहनते हैं ये इसी स्वदेशी मूवमेंट का ही असर था जो आज की डेट तक चला आ रहा। अब इधर सारी की सारी जो भीड़ थी वो अपना विरोध जता रही थी, स्वदेशी मूवमेंट कर रही थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब इसके 1 से 1.5 महीने के बाद दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है जैसे हर साल होता था। अब इस सेशन में बिल्कुल क्लियर था कि ये जो बंगाल का डिवीजन हुआ है इसी के बारे में बात होनी थी और इसी का आगे का रोड मैप क्या होगा उस पे बात होनी थी। और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं। तो जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो पहले तो कड़े शब्दों में निंदा की जाती है कि जो बंगाल को जो डिवाइड किया गया ये सारी चीजें गलत की गई हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि इसके खिलाफ हम पेटिशन डालेंगे और ये जो बंगाल की डिवाइड का मुद्दा है इसको बंगाल के अंदर हम कोने कोने में ले जाएंगे। लेकिन इस चीज को सुन के कांग्रेस का जो दूसरा ग्रुप था जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिनमें लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष जैसे नेता थे, ये कहते हैं कि ये जो पेटिशन वगैरह डालने से कुछ नहीं होगा, मुद्दे में हमें अग्रेशन दिखाना होगा और हड़ताल बंद वगैरह जो हम करेंगे ये सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं बल्कि हमें पूरे इंडिया के अंदर इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो मॉडरेट लीडर थे तो इस चीज को मना कर दिया जाता है। अब यहां से पहली बार था जब कांग्रेस के अंदर फूट पड़ना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो बैक टू बैक ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम में डिवाइड बना रहे। तो वो क्या करते हैं कि अगले साल अक्टूबर 1906 में 35 इंडियन मुस्लिम्स और उनके एक लीडर आगा खान को जो अंग्रेज थे वो शिमला बुलाते हैं, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के साथ मीटिंग करवाते हैं। ये जो मीटिंग होती है इसमें मुस्लिम्स के जो राइट्स होते हैं उनकी बात होती है और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारे जो इलेक्टोरेट्स हैं ये भी अलग होने चाहिए ताकि मुस्लिम्स लोग जो हैं वो भी गवर्नमेंट में शामिल हो सकें। मीटिंग के अंदर जो वाइसरॉय थे वो मुस्लिम्स को कहते हैं कि ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक अलग से पार्टी बना लीजिए ताकि मुस्लिम्स के हक के लिए अलग से बात उठाई जा सके। और अंग्रेजों की जो ट्रिक थी ये काफी अच्छे से काम करती है। दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीडर्स ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना देते हैं और पहले प्रेसिडेंट इसके बनते हैं आगा खान। सेम मंथ यानी कि दिसंबर 1906 में कांग्रेस का फिर से सेशन होता है और इस बार जो सेशन होता है कांग्रेस का उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और मॉडरेट लीडर्स जो थे उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अब अगले साल यानी कि ईयर 1907 में कांग्रेस का सेशन होना था। इस बार कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो सोच रहे थे कि उनके ग्रुप का कोई बंदा प्रेसिडेंट बनेगा तो ये लोग थोड़ा अपने हिसाब से चीजें बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो मॉडरेट लीडर्स थे वो जानबूझ के ईयर 1907 का जो सेशन था वो सूरत में रख देते हैं। अब कांग्रेस के रूल के हिसाब से ये था कि जिस सिटी के अंदर सेशन होगा उस सिटी का जो लीडर होगा उस पर्टिकुलर साल पे प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और क्योंकि अगर सूरत में सेशन होता तो मॉडरेट्स जो थे उनके प्रेसिडेंट बनने के चांसेस ज्यादा होते, इसलिए सूरत में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वोटिंग होती है और मॉडरेट्स का जो ग्रुप था उनका ही लीडर बनता है। अब यहां से कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर टेबल चेयर फेंकते हैं और एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम पे पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है। और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहां से ये जो 2 ग्रुप थे स्प्लिट हो जाते हैं। अब इधर ये सारी चीजें होने के बाद ईयर आता है 1909
इसमें हिंदू मुस्लिम डिफरेंस को और बढ़ाने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले के साथ मिलके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आते हैं, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्टरेट्स के थ्रू मुस्लिम्स की सीट्स रिजर्व कर दी गई और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया गया था वहां के कैंडिडेट जो होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वहां जो वोट डालेंगे वो भी केवल मुस्लिम्स ही डालेंगे। अब इससे मुस्लिम्स तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन इसके आने वाले 2 साल में फॉरेन बॉयकॉट जो था, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, इन सब की जो मांगे चल रही थी उससे ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था और ईयर 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था उसको वापस कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर लग गया था कि अगर वापस नहीं करेंगे तो ईयर 1857 जैसे रिवोल्ट जो है वैसी सिचुएशन हो सकती है। इस डिसीजन से मुस्लिम लीग जो था बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और उनका भी भरोसा जो था वो ब्रिटिशर्स से उठ गया था। अब इसके बाद ईयर 1913 में मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो जिन्ना के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो जाके मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लें। तो जिन्ना क्या करते हैं कि कांग्रेस से तो वो रिजाइन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक तरह से वो दोनों पार्टी में एक ही टाइम पे एक्टिव मेंबर रहते हैं। लेकिन इस चीज का एक फायदा होता है, क्योंकि दिसंबर 1916 को लखनऊ के अंदर जिन्ना क्या करते हैं, दोनों पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, और कांग्रेस के अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों जो लीडर थे उनको मिला के एक ही मंच पे लाके खड़ा कर देते हैं और कुछ शर्तों के साथ एक एग्रीमेंट कराते हैं जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। ये साइन होता है जिसमें यह था कि ये सारे लोग मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए अभी तक भी आजादी की बात नहीं हो रही है, स्वराज जिसमें यह था कि ये लोग सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, अपने लिए सही से काम कर पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो रहेंगे, उनको भगाया नहीं जाएगा। अब इसके बाद डेट आती है 9 जनवरी 1915 और इस डेट को इंडिया के अंदर गांधी जी की एंट्री होती है। और गांधी जी इंडिया आते ही अपने मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनसे सीधा कहते हैं कि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है उसमें उन्हें भी जुड़ना है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक स्ट्रगल ऑलरेडी करी थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो था वो इंडिया में यूज करना चाहते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनको रोक देते हैं, कहते हैं कि पहले तुम पूरा इंडिया घूमो, लोगों से मिलो, उनकी प्रॉब्लम समझो। और गांधी जी जैसा उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले समझाते हैं एज इट इज करते हैं। वो बिना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं और ट्रैवल करते टाइम ये जैसे एक आम आदमी कपड़े पहनता है, जिस ट्रेन में 3rd क्लास का टिकट लेके वो चलता है, सेम वैसे ही ट्रैवल करते हैं। और फिर गांधी जी बॉम्बे, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली से चेन्नई, पूरे देश में ट्रैवल करते हैं और 2 साल तक पूरे इंडिया में घूमते हैं। अब इसके बाद डेट आती है दिसंबर 1916। तो जैसा मैंने बताया था, कांग्रेस हर साल के एंड में यानी कि दिसंबर में अपने सेशन रखती थी जिसमें सारे लीडर्स जो थे वो इकट्ठा होते थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलती है। यहाँ पे गांधी जी से चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पे 2 किसान राजकुमार शुक्ला और संत राउत ये मिलते हैं और बताते हैं कि चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पे अंग्रेज उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे हैं और वो ऐसा नहीं चाहते। ये जो इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी जबरदस्ती, इसको 3 खटिया सिस्टम भी बोला जाता था। सेम वही इंडिगो वाली चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। तो ये सब सुनने के बाद 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी अपने लॉयर की टीम लेके चंपारण पहुंचते हैं और वहां पहुंच के गांव में डोर टू डोर जाके जो भी वहां के लोगों के साथ जुल्म वगैरह हो रहे थे वो सारी चीजें रिटर्न में ले लेते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं। इसके बाद गांधी जी जगह जगह पे जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। उनके जाते ही भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी, लोग उनको सुनते थे। और ये सारी चीजें जब ब्रिटिशर्स के नोटिस में आती हैं तो 16 अप्रैल 1917 को धारा 144 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधी जी को ये बोल के वापस जाने को कहते हैं कि वो वहां पे अशांति फैला रहे हैं। गांधी जी इस चीज को पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो जाके अपने लोगों से ही तो मिल रहे हैं। इसके 2 दिन बाद 18 अप्रैल 1917 को उनकी मोतीहारी कोर्ट में पेशी होती है और जब ये खबर फैल जाती है तो चारों तरफ से लोग कोर्ट को घेर लेते हैं, नारेबाजी होती है। कोर्ट 2 दिन तक जैसे तैसे ये सब झेलती है। इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि 2 दिन बाद कोर्ट गांधी जी को छोड़ देती है। तो गांधी जी ने बेसिकली यहाँ पे क्या करवाया था, लोगों को सत्याग्रह करने को कहा था। मतलब ये कहा था कि आप कोई भी वायलेंस मत करो, बस ये जो खेती करने को कह रहे हैं अंग्रेज, ये करने से मना कर दो, चाहे वो मारे पीटे, चाहे जो मर्जी करें। देखिए सत्याग्रह का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सत्य के लिए आग्रह है, लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब थोड़ा सा अलग था। इसका मतलब था कि सिविल डिसोबीडियंस, पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारी बातें हो रही हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन जो रूल्स बोले जा रहे हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। मान लो पंच इन का रूल है तो वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये हो गया डिसोबीडियंस। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब कि आप और आपके कलीग इकट्ठा होकर हड़ताल वगैरह कर रहे हैं बिना किसी वायलेंस के। और इस पूरे सत्याग्रह का एक ही रूल था कि वायलेंस नहीं करना है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में आवाज उठानी है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रेशर बनाना है, हड़ताल करनी है, अनशन करना है, और ये सारी चीजें करनी है और फियरलेस होना होगा। इससे पहले जो मॉडरेट लीडर्स थे वो रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे थे,
एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उनके तरीके बिल्कुल अलग थे, आम जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसी चीज करी थी जो इससे पहले नहीं हुई थी, उन्होंने आम जनता को भी जोड़ा। जब लोग समझ रहे थे कि ये आम जनता ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनको एक्ट के बारे में ही नहीं पता, तो ये क्या करेंगे आगे जाके, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने आम जनता के पास गए, उनको समझाया और उनको इकट्ठा किया, जिसकी वजह से